प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र में भूगोल का सेट 5 का मॉडल प्रश्न पत्र का उत्तर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक पहले पार्ट के वीडियो में आंसर रहेगा और सेकेंड पार्ट के वीडियो में 15 से 19 तक के प्रश्नों के उत्तर रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। नोट्स देखना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स प्लस ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मियो के काल में हुई थी। फिर भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 से प्रारंभ हुई। दूसरा क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि से आप क्या समझते हैं? तो जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहते हैं। तीसरा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और बिहार है। किन्हीं 2 प्रमुख पेय पदार्थ के नाम लिखे? तो फलों का रस और चाय। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे लौह अयस्क, बॉक्साइट आदि। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को परिभाषित करें? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का साधारण सा अर्थ होता है कि एक ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो कि अपने राज्य और देश की सीमा को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। 7वां क्वेश्चन है, काली मिट्टी की विशेषता क्या है? तो काली मिट्टी की प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। काली मिट्टी बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। इसी गुण के कारण काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? इसके रोकथाम के उपाय बताएं। तो उच्च तीव्रता वाले ध्वनि अर्थात अवांछनीय शोर के कारण मानव वर्ग में उत्पन्न अशांति एवं बेचैनी की दशा को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, जैसे उद्योगों का शोर, पत्थरों को काटना, तेज चिल्लाना, वाहनों का शोर आदि। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल डीबी इकाई निर्धारित की गई है। डेसिबल मापक 0 से प्रारंभ होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ध्वनि की उच्चता का स्तर दिन में 45 डेसिबल तथा रात्रि में 35 डेसिबल निश्चित किया है। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए उपाय। तो पहला है, वाहनों में तेज एवं कर्कश आवाज़ वाले प्रेशर हॉर्न के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। दूसरा, घनी नगरीय आबादी, हवाई अड्डों तथा कल कारखानों से दूर होने चाहिए। तीसरा, कारखानों में शोर से बचने के लिए एटेन्यूएटर लगाए जाने चाहिए। कोलाहलपूर्ण कारखानों में कामगारों को एयर प्लग अवश्य पहनने चाहिए। चौथा है, मशीनों में ग्रीस लगाकर उसे चिकना रखना चाहिए ताकि उनमें घड़घड़ाहट की आवाज़ कम हो। शोर करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए तथा जनता को शोर से होने वाले दुष्परिणामों के विषय में जानकारी देनी चाहिए। सड़क यातायात के निश्चित नियमों पर अमल करके आवासीय क्षेत्रों में कोलाहल के स्तर को काफ़ी कम किया जा सकता है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा आदि स्थलों का चयन भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से दूर किया जाना चाहिए। 8वां है, ध्वनि पैदा करने वाले वाहनों को सड़कों से हटा लेने चाहिए तथा नियमित समय पर वाहनों की जांच करते रहने चाहिए। मशीनों के पुराने पुर्जों को बदलकर नए पुर्जे लगाए जाने चाहिए। अगला पॉइंट है, ध्वनि पैदा करने वाले धार्मिक अनुष्ठानों, शादी ब्याह, जागरण, भजन कीर्तन, नमाज, पूजा, चुनाव प्रचार, विज्ञापन, घंटियाँ, सायरनों की आवाज़ पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। भारी वाहनों को आवासीय क्षेत्रों से दूर रखने चाहिए। अधिक शोर करने वाले क्षेत्रों में आम, इमली, ताड़, नारियल, नीम आदि के वृक्ष लगाने से 10 से 15 डेसिबल तक शोर कम हो जाता है। अस्पतालों, शिक्षा संस्थाओं, पुस्तकालयों तथा अनुसंधान केंद्रों को ध्वनि प्रदूषण रहित क्षेत्रों में स्थापित नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटकों के नाम लिखे? तो इसका आंसर है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास। तो जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्मे जीवित बच्चों की गणना नियम अनुसार करके ज्ञात कर सकते हैं, मतलब निम्न सूत्र से हम लोग कर सकते हैं। जन्म दर बराबर होता है किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या बट्टा उस क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य में कुल जनसंख्या गुने 1000। ख है,
किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष विशेष के दौरान प्रति हजार जनसंख्या पर मृतकों की संख्या को नियमानुसार गणना करके ज्ञात करते हैं। इसको हम लोग कहेंगे मृत्यु दर। तो किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटा उस वर्ष के मध्य में उस क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या गुने 1000। प्रवास मनुष्य और संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। इसके अतिरिक्त लोग प्रतिकर्ष कारकों के कारण एक स्थान को छोड़ देते हैं तथा अपकर्ष कारकों के कारण दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। इस तरह दोनों स्थानों की जनसंख्या में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपग्रह प्रणाली के महत्व का वर्णन करें। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेक्ट इसरो द्वारा शुरू बहुउद्देशीय भू स्थिर उपग्रहों की एक श्रृंखला है जो दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान और खोज और बचाव कार्य के लिए उपयोग होता है। 1983 में शुरू किया हुआ इनसैट एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी देशीय संचार प्रणाली है। यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, आकाशवाणी और दूरदर्शन चैनल के एक संयुक्त उद्यम है। सचिव स्तर इंसेक्ट समन्वय समिति के ऊपर इंसेक्ट प्रणाली के समग्र समन्वय और प्रबंधन टिकी हुई है। इंसेक्ट उपग्रह भारत के टीवी और संचार आवश्यकताओं की सेवा करने के लिए विभिन्न बैंड में ट्रांसपोर्टर CS विस्तारित C और U प्रदान करते हैं। इसरो अंतर्राष्ट्रीय कोस्मस 67 कार्यक्रमों के एक सदस्य के रूप में दक्षिणी एशियाई और हिंद महासागर क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान के लिए संकट चेतावनी संकेतों को प्राप्त करने के लिए उपग्रहों के ट्रांसपोंडरों का इस्तेमाल करते हैं। अगला है, गहन निर्वाह कृषि की विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो गहन कृषि वैसे स्थानों पर की जाती है जहां पर छोटे छोटे खेत होते हैं और अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए अधिक उत्पादन पर बल दिया जाता है। पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा तथा जावा जैसे क्षेत्रों के अंदर गहन कृषि की जाती है। इन भागों के अंदर जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। गहन खेती के अंदर चावल की खेती आती है जिसको साल के अंदर 2 या 3 बार उगाया जाता है। गहन कृषि एक छोटे भूभाग पर की जाती है। एक छोटा खेत गहन खेती के लिए उपयुक्त होता है। बड़े जनसंख्या घनत्व होने की वजह से अधिक जमीन उपलब्ध नहीं हो पाती। दूसरा है इसमें खाद्यान्न पदार्थों के उत्पादन पर अधिक जोर दिया जाता है। इसके लिए नई नई तकनीक का भी प्रयोग किया जाता है। आजकल उत्पादन की आपूर्ति गहन खेती की वजह से हो रही है। तीसरा है प्रतिवर्ष कई फसल उगाना, जिसकी वजह से उत्पादन तो बढ़ता ही है और इससे किसानों की आय के अंदर भी बढ़ोतरी होती है। जैसे चावल की फसल को साल के अंदर 2 से 3 बार उगाया जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में अंदर मार्केट मतलब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चावल पहुंचता है। चौथा है श्रम और खाद का उचित प्रयोग। गहन खेती के अधिक श्रम का प्रयोग किया जाता है ताकि काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके और भूमि को दूसरी फसल के लिए तैयार किया जा सके। इतना ही नहीं, उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक कीटनाशकों और उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। 5वां पॉइंट है अधिक मशीनों का प्रयोग। तो विकसित देशों के अंदर अधिक गहन कृषि फार्म है। इसके अंदर सारे कार्य मशीनों की मदद से किए जाते हैं। किसानों को अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। सुपरमार्केट में उपलब्ध अधिकांश मांस, डेयरी उत्पाद, अंडे, फल और सब्जियां ऐसे खेतों द्वारा उत्पादित की जाती है। 12वां क्वेश्चन है सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में किस प्रकार सुगम है। तो भारत में सड़कों के जाल को आज दुनिया के विशाल सड़क नेटवर्कों में से एक माना जाता है। भारत में कुल 23 लाख किलोमीटर सड़क है। रेल की तुलना में सड़कें निर्माण और रखरखाव के मामले में बेहतर होती है। रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन का महत्व बढ़ने के कुछ कारण निम्नलिखित हैं। पहला, रेल की तुलना में सड़कें बनाने की लागत कम पड़ती है। दूसरा, सड़कें ऊबड़ खाबड़ और विभिन्न भूभागों पर भी बनाई जा सकती है। तीसरा, अधिक ढाल वाले क्षेत्रों और पहाड़ियों पर भी आसानी से सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। चौथा, कम लोगों तथा कम सामान को छोटी दूरी तक पहुंचाने के लिए सड़क मार्ग से जाने से कम खर्चा पड़ता है। पाँचवा, घर घर तक सामान और सेवाएं पहुंचाना सड़कों के कारण संभव हो पाता है। सड़क परिवहन से परिवहन के अन्य साधनों तक कड़ी का काम किया जा सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन है ठोस अपशिष्ट द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण पर प्रकाश डालिए। तो ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला, विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ शहर की नालियों से बहकर जल स्रोतों में पहुंच जाते हैं अथवा प्रत्यक्ष रूप में से
इनमें डाल दिए जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण अत्यधिक होता है। दूसरा, औद्योगिक अपशिष्टों द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसमें अनेक अघुलनशील एवं हानिकारक तत्व होते हैं। तीसरा, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियों को फैलाने वाले जीवाणुओं की उत्पत्ति होती है, जिनसे टीबी, मलेरिया, हैजा, मोतीझरा, पेचिश, आंखों के रोग, आंत्रशोथ आदि जन्म लेते हैं। चौथा, भारत जैसे देश में निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसकी मात्रा कई गुना अधिक होती है, जिसके द्वारा उत्पन्न प्रदूषण से स्वास्थ्य को क्षति पहुंचती है। पांचवा है, कूड़े करकट एवं सड़ने गड़ने से अनेक प्रकार की गैसें व दुर्गंध निकलती है, जो चारों ओर के वातावरण को प्रदूषित कर देती है। इस गंदगी में यदि रसायन मिश्रित होते हैं तो उनसे भी खतरनाक गैसें निकलती है। छठा, अपशिष्ट पदार्थों को समुद्रों में डाल देने की प्रवृत्ति समान है, लेकिन इनका लगातार उसमें डालना एवं मात्रा में वृद्धि के कारण सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो जा रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में डेयरी कृषि को बढ़ावा देने के उपाय बताएं। तो भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। वर्ष 2010-11 में भारत का कुल दूध उत्पादन 12.18 करोड़ टन रहा। योजना आयोग के अनुमान एवं सकल घरेलू उत्पाद की लगातार उच्च वृद्धि के कारण हुए सुधार के पश्चात यह संभव है कि दूध की मांग 2016-17 में 12वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष लगभग 15.5 करोड़ टन तथा 2021-22 तक लगभग 20 करोड़ टन होगी। दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अगले 15 वर्षों में वार्षिक वृद्धि को 4% से अधिक रखना आवश्यक है। अतः प्रजनन तथा पोषण पर केंद्रित कार्यक्रम द्वारा वर्तमान पशु झुंड की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए एक वैज्ञानिक तरीके से योजनाबद्ध बहुराज्य पहला आरंभ करना आवश्यक है। राष्ट्रीय डेयरी योजना के परिकल्पना 15 वर्षों की अवधि को ध्यान में रखते हुए की गई है, क्योंकि एक अधिक उत्पादक पशु को उत्पन्न करने में 3 से 5 वर्ष की अवधि अपेक्षित होती है। अतः दूध उत्पादन वृद्धि के लिए प्रणाली को विकसित तथा विस्तार करने में इतना समय लगता है। राष्ट्रीय डेयरी योजना का प्रथम चरण, जो मुख्यतः विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, 6 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। इसके निम्नलिखित उद्देश्य होंगे। पहला, दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि में सहायता करना तथा इसके द्वारा दूध की तेजी से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दूध उत्पादन में वृद्धि करना। दूसरा, ग्रामीण दूध उत्पादकों को संगठित दूध संसाधन क्षेत्र की बृहद पहुंच उपलब्ध कराने में सहायता करना। राष्ट्रीय डेयरी योजना का क्रियान्वयन, योजना के प्रारंभिक चरण में भू आयामी पहलों की श्रृंखला 2012 से 2013 से शुरू होकर 6 वर्षों की अवधि तक कार्यान्वित की जाती है। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंड पार्ट के वीडियो में, जिसमें से 15 से 19 तक के क्वेश्चन रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।